नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रिया सिंगला इग्नो स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस सुनाम की तरफ से आप सबके लिए DNHE का प्रोजेक्ट वर्क लेकर आई हूँ। इसमें हम आपको बताएंगे कि आपने प्रोजेक्ट वर्क को कैसे करना है। सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना है। अपनी फील्ड गाइड या प्रोजेक्ट प्रपोजल जो आपकी काउंसलर है उनसे मिलकर सबसे पहले आपने ये मैनुअल DNHE4 प्रोजेक्ट वर्क इग्नो की साइट से डाउनलोड कर ले। हम उसके पेज नंबर 4 पे चलेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि आपने प्रोजेक्ट वर्क बनाते हुए कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने अपने प्रोजेक्ट काउंसलर या फील्ड गाइड से कांटेक्ट करना है। वो आपकी हेल्प करेगा आपके प्रोजेक्ट प्रपोजल के टाइटल को फाइनलाइज करने में। आपके सेक्शन 2 में जो कि आगे आएगा उसमें थीम 1 to 5 दिए हुए हैं। आप उनमें से भी कोई प्रोजेक्ट प्रपोजल का टाइटल सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपनी चॉइस का भी कोई टाइटल सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल बन जाएगा तो आप उसको स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर को दे देंगे अप्रूवल के लिए। फिर आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल की एक कॉपी अपने प्रोजेक्ट काउंसलर के सिग्नेचर करवाकर अपने स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर को सबमिट करनी है। इस मैनुअल के सबसे लास्ट में एनेक्चर 1 दिया हुआ है, वो आप एनेक्चर 1 देख सकते हैं कि कहाँ पर कैसे प्रोजेक्ट काउंसलर के सिग्नेचर होने हैं। प्रोजेक्ट प्रपोजल अब हमारा बन गया। उसके बाद हमने प्रोजेक्ट वर्क कंडक्ट करना है। प्रोजेक्ट वर्क कंडक्ट करने के बाद हमने उसकी 2 कॉपीज रिपोर्ट की बनानी है। एक कॉपी हम स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर को सबमिट करवाएंगे और दूसरी कॉपी हम अपने आप इस एड्रेस पर पोस्ट करेंगे और एनेक्चर 3 भी साथ में फिल करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि हमने ये कैसे बनाना है। सेक्शन 1 में है कि प्रोजेक्ट वर्क कैसे करना है। आपने सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपने प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना है और उसको फाइनल करना है। दूसरा है कि आपने प्रोजेक्ट को प्लान करना है और कंडक्ट करना है। फिर उसकी ऑब्जर्वेशन को एनालाइज करना है और कंक्लूजन निकालना है कि आपने जो सर्च किया है उसका क्या कंक्लूजन निकला है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लिखना है। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। मैनुअल को तो आप खुद भी एक बार पढ़ सकते हैं। जैसे कि अब मैं इंटरनेट पर जाकर आपको एक बार दिखा देती हूँ। जैसे कि मैंने अभी सर्च कर रही हूँ मैं गूगल पर कि मैंने लिखा है यहाँ पर कि रिसर्च पेपर ऑन इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड ऑन चाइल्ड्स हेल्थ। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमने प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना है। और टाइटल, सबसे पहले हमने टाइटल सेलेक्ट करना है। टाइटल हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे एक टाइटल लिखा हुआ है कि इफेक्ट ऑफ जंक फूड ऑन द फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। इससे आप समझ पाएंगे कि जो मार्केट में जंक फूड मिलता है स्कूल के बच्चों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी फिजिकल फिटनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप ये टॉपिक, ऐसा टॉपिक कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आगे लिखा हुआ है नॉलेज रिगार्डिंग हेल्थ हजार्ड्स ऑफ जंक फूड, की जंक फूड से रिलेटेड आपकी हेल्थ को क्या क्या नुकसान होते हैं, आप उसके रिगार्डिंग नॉलेज को कलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप देख सकते हैं कि जंक फूड का किस पर इम्पैक्ट होता है, स्कूल चिल्ड्रन में इम्पैक्ट होता है। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर एडोलेसेंट्स में, जैसे कि 17 to 18 ईयर्स। या फिर फास्ट फूड कंजम्पशन हो सकती है या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। ऐसे आप कोई भी टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम न्यूट्रिशन से रिलेटेड और भी कोई टॉपिक, जैसे छोटे बच्चों से रिलेटेड कि हम उनकी हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन regarding their feeding practices। ये सिर्फ आपको मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप सर्च करके देख सकते हैं कि आप कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करेंगे। आप अभी आजकल जैसे कोविड चल रहा है तो कोविड से रिलेटेड भी आप टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि
कोविड के ड्यूरिंग लोगों का खाना पीना कैसा रहा जब लॉकडाउन चल रहा था, उसके रिगार्डिंग आप कोई टॉपिक सिलेक्ट करवा सकते हैं। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर है इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग परसेप्शंस एंड प्रैक्टिसेस, या फिर प्रेवलेंस की, डायबिटीज़ की क्या प्रेवलेंस है। जैसे कि आप सारे 30 to 40 ईयर्स के एज ग्रुप को लेकर उसका डायबिटीज़ से रिलेटेड देख सकते हैं कि उनको डायबिटीज़ से रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें हैं साथ में, और कितने लोगों को डायबिटीज़ है, वो कैसा खाना खाते हैं, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कोई भी डिजीज़ जैसे आजकल चल रहे हैं आप वैसे देख सकते हैं, कोई भी आप टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि आप टॉपिक सिलेक्ट करिएगा, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हम अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल में देखते हैं। टॉपिक हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जैसे कि ये थीम 1 to 5 है, ये वाले थीम हैं जैसे असेसिंग मैसेज मीडिया एंड मेथड्स, डिजाइनिंग पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस, कंपेयरिंग मेथड्स एंड मीडिया, एनालाइजिंग, जैसे मैंने आपको नॉलेज वाला एक टॉपिक बताया था वो इसके अंडर आ जाएगा। यूजिंग केस स्टडीज, जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप डायबिटीज़ का देख सकते हैं या फिर हाइपरटेंशन का देख सकते हैं कि प्रेवलेंस क्या है। प्रपोजल के लिए हमने क्या क्या करना है, जैसे पहले टाइटल हम लिखेंगे कि आपने क्या टाइटल बनाना है। जैसे मैंने आपको बताया कि इम्पैक्ट ऑफ जंक फूड ऑन चिल्ड्रंस हेल्थ, या impact of COVID-19 on the dietary pattern of children, या on the dietary pattern of older adults, ऐसे आप कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमने उस टॉपिक से रिलेटेड एक इंट्रोडक्शन लिखनी है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है, ये एक टॉपिक मैं निकाल लेती हूँ कि अ स्टडी ऑन इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस का टॉपिक निकाल लेती हूँ मैं एक। मैं इसको डाउनलोड करके आपको बताती हूँ कि हम टॉपिक का कैसे लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन को हमने कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन में क्या आएगा वो हम देख लेते हैं। जैसे कि ये इंट्रोडक्शन स्टार्ट होती है, जैसे कि इंट्रोडक्शन में इन्होंने पहले लिखा है कि जैसे ये बच्चों से रिलेटेड है, चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है, तो इन्होंने पहले लिख दिया कि बच्चों में, मतलब बच्चों की प्रेवलेंस लिख दी कि कितनी डेथ्स होती हैं। तो आप अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हैं इसमें इंट्रोडक्शन में, पर सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड ही आपने लिखना है। जैसे कि आप फीडिंग प्रैक्टिसेस के बारे में लिख सकते हैं, और बच्चों की बच्चे कितने पैदा हो रहे हैं, कितने उनकी डेथ हो रही है, एरिया वाइज लिख सकते हैं आप, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। प्रेवलेंस का लिख सकते हैं, उनका न्यूट्रिशन के बारे में लिख सकते हैं, कुछ भी आप ऐसे लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में। जैसे इन्होंने लिखा है कि इसमें लिखना है आपने जो आपने काम करना है उसकी स्टेटमेंट, उसका पर्पस क्या है कि आप वो काम क्यों कर रहे हैं, जैसे कि सिग्निफिकेंस ऑफ वर्क क्या है। पर्पस मतलब कि आपने ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि ये किसी का सिनॉप्सिस है, तो उन्होंने पहले लिखा हुआ है, ये इंट्रोडक्शन उन्होंने दी हुई है, सारी ये इंट्रोडक्शन है कि उन्होंने मेज में क्या क्या होता है, ये सारी इंट्रोडक्शन है। और फिर उन्होंने लिखा हुआ है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि उन्होंने क्या काम करना है। जैसे कि आप काम करेंगे बच्चों की हेल्थ के ऊपर, आप काम करेंगे कि जंक फूड का क्या इफेक्ट है बच्चों की हेल्थ के ऊपर, तो आप उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रखेंगे कि आपने टू असेस द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन, या फिर टू कि आप लिखेंगे इसमें कि बच्चे क्या क्या जंक फूड खाते हैं मार्केट में जाकर, और कौन सी एज के ग्रुप के बच्चे वो स्कूल में खाते हैं या कैसे खाते हैं, घर में बना के खाते हैं, उनके पेरेंट्स क्या करते हैं। ये आप सारा एक परफॉर्मा बनाएंगे। पहले आप एक परफॉर्मा बनाएंगे, फिर आप अपने वर्क को आगे कंडक्ट करेंगे। चलो वो आप हम बाद में देखेंगे। पहले आप टाइटल लिखेंगे, फिर उसके बाद हम एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम पहले जो भी हमने काम करना है उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत, जैसे मैंने आपको बताया इंटरनेट से आप ढूंढ के ऐसे लिख सकते हैं,
और फिर हमारा क्या इम्पोर्टेंस है उसकी, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके कि हम क्या करना चाहते हैं उसमें, और या सिग्निफिकेंस उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, आप क्यों करना चाहते हो वो काम। फिर उसके बाद मेथडोलॉजी या डिस्क्रिप्शन। मेथडोलॉजी का मतलब होता है कि आप कौन सा मेथड फॉलो करोगे काम करने के लिए। उसके बाद है लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। रेफरेंसेस क्या होते हैं, जैसे कि मैंने ये एक आपको पेपर निकाल के दिखाया है, ये वाला पेपर है, तो ये इसका रेफरेंस हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि रेफरेंस को हमने कैसे लिखना होता है। ये रेफरेंस लिखे हुए हैं, जैसे कि ये सब उनका नाम लिखा हुआ है, जो ये मतलब हम पेपर लेते हैं, जैसे कि ये सबके नाम लिखे हुए हैं, ये आप उनका नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ईयर लिखा है कि ये कौन से ईयर का है, जैसे कि इस पेपर का ईयर लिखा हुआ है इन्होंने कि 2012, फिर हम उसका ईयर लिखेंगे। फिर उसके बाद कि पेपर का नाम क्या है, जैसे कि पेपर का नाम क्या है, ए स्टडी ऑन इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस अमंग मदर्स अटेंडिंग एन अर्बन हेल्थ सेंटर इन ईस्ट दिल्ली। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि ये कहाँ से लिया गया है, कौन से जर्नल से लिया गया है, जैसे कि ये लिया गया है इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ से लिया गया है। उसके बाद आ जाएगा कि इसका वॉल्यूम कौन सा है और पेज नंबर कौन से हैं। इसका वॉल्यूम है 56 और ये पेज नंबर जितने भी इसके, जैसे 301 से शुरू होकर 301 से शुरू होकर ये आता है 304 तक। हम इसके पेज नंबर ऐसे लिख देंगे। अब हम थोड़ा आगे जाकर देखते हैं कि टाइटल तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे लिखना है। जैसे इंट्रोडक्शन में इन्होंने लिखा है कि टू असेस द इन्फेंट फीडिंग प्रैक्टिसेस, या फिर टू असेस द न्यूट्रिशन नॉलेज एंड एटीट्यूड्स ऑफ द मदर रिगार्डिंग इन्फेंट फीडिंग प्रैक्टिसेस। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स देने बहुत जरूरी होते हैं। उसके बाद है मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी में आपने क्या करना है, जैसे कि पहले आपने सब्जेक्ट, सैंपल और लोकेशन, पहले आपने ये देखना है कि आपने कौन से सब्जेक्ट्स पे काम करना है, जैसे कि बच्चों पे, औरतों पे, आदमियों पे, किस पर आपने काम करना है। उसके बाद आपने देखना है कि आपने कौन से एरिया में काम करना है, कौन सी एज ग्रुप के लोगों पर काम करना है। फिर उसके बाद आपने कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने हैं, जैसे कि आपने एक परफॉर्मा फिल करना है, या फिर आपने कोई लेबोरेटरी में काम करना है, या फिर आपने कोई क्वेश्चनियर बनाना है, कैसे काम करना है वो आप अपनी प्रोजेक्ट काउंसलर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। फिर आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे अपना काम करने के लिए। फिर आप उसके बाद लिखेंगे लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। आई थिंक ये सब आपको एक बार क्लियर हो गया होगा कि आपने काम कैसे करना है। और उसके बाद है प्रोजेक्ट वर्क को कैसे राइट करना है। प्रोजेक्ट वर्क को लिखने के लिए सबसे पहले हमारा प्रोजेक्ट प्रपोजल अप्रूव होना चाहिए। उसके बाद हमें जैसे ही आप सब कुछ कलेक्ट करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन एक परफॉर्मे के साथ कलेक्ट कर लेते हैं, आप उसको एक एक्सेल शीट बना लीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट बना लीजिएगा, या अपने हाथ से किसी कॉपी पे लिख लीजिएगा। जैसे आपने 10 परफॉर्मा फिल किए हैं टोटल, तो उनकी सारी इंफॉर्मेशन वो 10 परफॉर्मा की एक जगह कलेक्ट कर लीजिएगा। फिर कलेक्ट करने के बाद आपको उसको स्टैटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक्स यूज करनी होंगी कि आपने इसका रिजल्ट कैसे आउट करना है। जैसे कि आपने 10 लोगों का डाटा कलेक्ट किया है, आपने उसमें देखा है कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी क्या एजुकेशन है, तो आप देखेंगे कि 5 लोगों की तो +2 है, और 2 लोगों की BA है, और 3 लोगों की MA है। ऐसे ही आपने देखना है कि अगर 5 लोगों की +2 है तो वो 10 में से उसकी कितनी परसेंटेज आ गई। ठीक है, तो हमने वहां पे लिखना है कि जब आप रिपोर्ट लिखेंगे तो उसमें लिखना है कि इतने % लोगों की +2 की हुई है। तो उसके बाद हम लिखेंगे इतने % लोगों की BA की हुई है और इतने % लोगों की MA की हुई है। ऐसे ही हमने सारा डाटा
लिखना है और परसेंटेज में लिखना है। कभी भी ऐसे नहीं लिखना कि 5 लोगों ने ये किया हुआ है, 10 लोगों ने ये किया हुआ है और 15 लोगों ने ये किया हुआ है। ये आपकी सारी ऑब्जर्वेशन आएगी और यही सारा कंक्लूजन आपका होगा। आपने जो टाइटल है प्रोजेक्ट का वो कैपिटल में लिखना है, आपने अपना नाम भी कैपिटल में लिखना है और किसको सबमिट करना है ये आपने नीचे लिखना है। प्रोजेक्ट जब आप बनाएंगे तो उसकी मेन हेडिंग्स ये होंगी। इंट्रोडक्शन, क्या मेथोडोलॉजी आपने फॉलो की है, क्या आपकी ऑब्जर्वेशंस रही हैं और क्या आपके रिजल्ट्स एंड डिस्कशन रहे हैं और क्या उसका कंक्लूजन निकला है। मेथोडोलॉजी भी हमने देख ली थी कि क्या क्या हम उसके अंडर आएगा। बाकी आप अपनी प्रोजेक्ट काउंसलर से एक बार जरूर डिस्कस कर लीजिए कि कैसे आपको सारा काम करना है। मैं आपको एक बार एक एग्जांपल भी दिखा देती हूँ। जैसे कि ये किसी का एक सिनॉप्सिस है, ये मेरा खुद का ही शायद सिनॉप्सिस है एक। सबसे पहले मैंने ऊपर इंट्रोडक्शन लिख दी, उसके बाद मैंने ये ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए हैं 4, फिर उसके बाद ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपको नहीं लिखना है। उसके बाद ये आ गई है एक मेथोडोलॉजी की। मेथोडोलॉजी आपको क्या लिखनी है कि आपने कौन सी लोकेशन में काम करना है, ठीक है, और आपको कितने सब्जेक्ट्स लेने हैं, जैसे कि 30 लेने हैं, मैंने जैसे 7 to 9 ईयर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे करके कि आपने एक इंटरव्यू शेड्यूल बनाना है, क्वेश्चनर बनाना है, उसमें आप ये जर्नल इन्फॉर्मेशन लेंगे, डाइटरी इनटेक लेंगे, क्या क्या लेंगे, फिर उसमें आप आगे क्या क्या करेंगे, ये सारा कुछ, और कौन सी ऑब्जर्वेशन आप रिकॉर्ड करेंगे, उनका डाइटरी मेथड, उनकी हाइट वेट वगैरह सब कुछ, या उनका खून वगैरह भी लेंगे, HB देखेंगे उनका क्या होगा और उनके सेल्स देखेंगे, सारा कुछ। फिर हम उस पर एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाएंगे, जैसे मैंने आपको परसेंटेज बताई है वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये रेफरेंसेस लिखे जाएंगे। मुझे लगता है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने प्रोजेक्ट प्रपोजल को कैसे बनाना है। जैसे ये आपके 5 थीम्स हैं जो आपको प्रोजेक्ट टाइटल बनाने में हेल्प करेंगे। आपको सारे टेस्ट भी लगाने हैं। एक बार आप काम करना शुरू करेंगे तो आपको खुद ही सारा कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। पर उससे पहले आप ये एक बार मैनुअल रीड आउट जरूर कर लीजिएगा। कोई भी सिनॉप्सिस बनाने से पहले आपको हेल्प मिल जाएगी। जो आपके एनेक्चर्स दिए हुए हैं, जैसे एनेक्चर 1 है फॉर्म फॉर अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल्स, एनेक्चर 2 है फॉर्म फॉर सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट टू द स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन, एनेक्चर 3 है फॉर्म फॉर सबमिशन टू कोऑर्डिनेटर, और एनेक्चर 4 है बेसिक स्टैटिस्टिकल टूल्स का। ये आपका एनेक्चर 1 है। इसमें आप अपना नेम, एनरोलमेंट नंबर, स्टडी नंबर, एड्रेस, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ प्रोजेक्ट काउंसलर, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ फील्ड गाइड, टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट, थीम कौन सा आपने सिलेक्ट किया है या कोई और सिलेक्ट किया है, नेम और प्लेस जहाँ पर आप काम करना चाहते हैं और कौन सी स्टेट है जहाँ पर वो जगह है। और सेक्शन बी में आप इसके क्या करेंगे, जो आपने प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाया है उसको एक 500 और 600 वर्ड का छोटा सा एक पैराग्राफ बनाएंगे और उसमें आप लिख देंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। सेक्शन सी में आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट प्रपोजल की अप्रूवल के लिए आपके प्रोजेक्ट काउंसलर के सिग्नेचर होने चाहिए। एनेक्चर 2 में ये सब कुछ, नेम, एनरोलमेंट नंबर, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ प्रोजेक्ट काउंसलर, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ फील्ड गाइड, टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट क्या है आपका, थीम आपने कौन सा सिलेक्ट किया है, कहाँ पर आप अपना प्रोजेक्ट करेंगे, कौन सी जगह है जहाँ पर वो स्टेट है, कौन सी जगह जहाँ आप काम कर रहे हैं वो कौन सी स्टेट में है, आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल की अप्रूवल की डेट कौन सी है, आपने कब सबमिट किया है अपने स्टडी सेंटर को उसकी डेट, और इग्नो को आपने जब सबमिट किया है उसकी डेट यहाँ पे लिखनी है। सेक्शन बी सर्टिफिकेट है ऑफ द प्रोजेक्ट काउंसलर एंड फील्ड गाइड, ये आप उनसे सिग्नेचर करवाएंगे। और कमेंट्स ऑफ कैंडिडेट ऑफ ऑन प्रोजेक्ट वर्क की आप 100 to 200 वर्ड्स में लिखेंगे कि आपने प्रोजेक्ट वर्क कैसे किया है। एनेक्चर 3 है ये। एनेक्चर 3 में भी सारा कुछ वहीं आएगा।
कि टाइटल क्या है, कहाँ पर कंडक्ट किया है आपने, कौन से इंस्टीट्यूशन में कंडक्ट किया है। ये लेक्चर 4 है जहाँ पर बेसिक स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं। आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। ये मीन निकालना है, जैसे कि आपने टोटल देखा है कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, किसी की एज ग्रुप 13 है, आपने 15 से 16 साल तक के, 15 से 18 साल तक के बच्चे ले लिए जैसे, तो आपने देखना है कि जो 5 बच्चे हैं वो 15 साल के हैं, 4 बच्चे हैं वो 16 साल के हैं, और 3 बच्चे हैं 17 साल के, और 5 बच्चे हैं 18 साल के। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनकी मीन एज क्या है? तो हम क्या करेंगे, सारे बच्चों की एज का टोटल करेंगे और डिवाइडेड बाय जितने आपके टोटल बच्चे हैं उतने डिवाइडेड बाय करके आप आगे लिख देंगे कि हमारी मीन एज है जो बच्चों की वो ये है। ये आपके सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं जिनको आप देखकर फॉलो कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन लग सकती है कईयों पे, अर्थमेटिक मीन है ये। जब आप काम करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि आपने क्या करना है। ये वाला पार्ट थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि जिन्होंने पहले नहीं किया है स्टैट्स का ये पार्ट उनको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। जिन्होंने पहले किया है उनके लिए ये इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। जैसे कि ये पीछे एक क्वेश्चनियर भी दिया हुआ है आपको हेल्प करने के लिए कि आप क्या बना सकते हैं। ये है क्वेश्चनियर रिगार्डिंग टू नॉलेज एटीट्यूड प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग इन्फेंट फीडिंग, कि आप क्या क्या क्वेश्चंस उनसे पूछ सकते हैं कि हाउ ओल्ड वाज द इन्फेंट व्हेन यू स्टार्टेड ब्रेस्ट फीडिंग, कि कितने साल का था आपका, जब आपने ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट की तो आपका बच्चा कितनी देर का था। तो ये सारे क्वेश्चंस जैसे हैं तो आप ये क्वेश्चंस देख सकते हैं, इनको देखकर भी आप बना सकते हैं। नॉलेज रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एटीट्यूड रिगार्डिंग क्वेश्चंस उनसे पूछे हुए हैं, ये सारे आप पूछ सकते हैं। एटीट्यूड रिगार्डिंग की एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ्स कब तक होनी चाहिए, भी आप क्या कहते हो, एग्री करते हो? ऐसे सारे क्वेश्चंस इसमें लिखे हुए हैं। आप कल्ली नॉलेज रिगार्डिंग के लिए भी पूछ सकते हो। ऐसे ही आपको क्वेश्चन बनाना है और इसका रिजल्ट एक जगह इकट्ठा लिख लेना है, और परसेंटेज और जो भी कोई स्टैटिस्टिकल टूल्स उस पे लगेंगे वो अपने प्रोजेक्ट काउंसलर से आप पूछ सकते हैं। हे स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि शायद आपको अब कोई क्वेरी होनी नहीं चाहिए, पर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। जब मर्जी आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आप हमेशा मेरी हेल्प आप लोगों को मिलेगी इस प्रोजेक्ट वर्क को बनाने के लिए। धन्यवाद।